एक ऐसा लेखक वो जो भी कहानी लिखता है वो रियल लाइफ में सच होने लगती है। और जब वो एक क्राइम थ्रिलर कहानी लिखता है तो उसी तरीके से किडनैपिंग और खून होने लगते हैं। अब ये देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि वारदात से पहले ही राइटर ये सारी बातें अपनी कहानी में कैसे लिख रहा है। तो दोस्तों, शहर में होने वाले किडनैपिंग और खून के पीछे किसका हाथ है? क्या पुलिस असली गुनहगार को पकड़ पाएगी? यही देखेंगे हम आज की बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है रिपीट। इस कहानी में आपको बहुत सारे शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सुब्रमण्यम नाम के एक आदमी से। हम देखते हैं कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली होती है और वो एक पुलिस स्टेशन में जाता है। वहां पर जाने के बाद वो कांस्टेबल को अपनी कंप्लेंट बताता है। सुब्रमण्यम कहता है कि सर, मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ, बहुत कुछ लिखता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे धमकी भरी कॉल्स आ रही है। कांस्टेबल एरिक कंडो से पूछता है कि अच्छा, तो तुमने ऐसा क्या लिख दिया जो तुम्हें धमकी भरी कॉल्स आने लगी? सुब्रमण्यम कहता है कि सर, मैं अपनी इमेजिनेशन के अनुसार कहानी लिखता हूँ, लेकिन अब उसी कहानी के किरदार मुझे धमकी भरे कॉल कर रहे हैं। अब ये सुनते ही एरिक कंडो हंसने लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में कहानियों के किरदार थोड़ी किसी को धमकी देते हैं। लेकिन सुब्रमण्यम कहता है कि पिछली बार मैंने अन्ना मर्डर के केस के बारे में लिखा था और उसके बाद सेम वही घटना हुई, और अब वो खूनी मुझे धमका रहा है कि तुमने मेरी कहानी कैसे लिख दी। अब ये सुनने के बाद वहां पर बैठे बाकी के कांस्टेबल भी हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि पीकर आए हो क्या? हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस है, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन सुब्रमण्यम कहता है कि नहीं, आप मेरी कंप्लेंट लिखिए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब एरिक कंडो से कहता है कि सर, मैं आपकी कंप्लेंट लिखता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं यही बात अपने सीनियर ऑफिसर को बताऊंगा, उसके बाद सोचेंगे कि आपके केस का क्या करना है। फिलहाल आप यहाँ से जाइए। और अब सुब्रमण्यम भी निराश होकर अपने घर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो थोड़ा फ्रेशअप वगैरह होता है और फिर से शराब पीकर कहानी लिखने के लिए बैठ जाता है। वो जैसे ही कहानी लिखने लगता है, सेम वैसे की वैसी घटनाएं होने लगती है। हम देखते हैं कि एक लड़की को कार के अंदर किसी ने किडनैप करके रखा होता है। वो जैसे तैसे करके अपने हाथ पैरों को खोल लेती है और उस कार के अंदर पड़ा हुआ मोबाइल रिंग हो रहा था, उसे लेकर वो वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी साइड में ही वो किडनैपर खड़े होते हैं। कार की आवाज आते ही उन्हें पता चल जाता है कि लड़की भाग रही है, तो वो लोग तुरंत ही उसका पीछा करने लगते हैं। वो लड़की किसी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन नहीं लगता। फिर वो लड़की वहां से भागने लगती है, लेकिन ये किडनैपर उसे घेर लेते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है कि देख क्या रहे हो, मार दे इसे गोली। तभी हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ इस तरफ सुब्रमण्यम के घर की लाइट चली जाती है और वह आगे की कहानी लिखना स्टॉप कर देता है। अब मोमबत्ती जलाकर बैठने के बाद उसे बहुत ही गहरी नींद आती है और वहीं पर सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके फोन पर अननोन कॉल्स आ रहे थे। अब उसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि सुब्रमण्यम के घर पर पुलिस आ जाती है। वो ऑफिसर उससे पूछने लगता है कि बताओ, यहाँ पर कौन कौन रहता है और ये पूजा कौन है? सुब्रमण्यम कहता है कि यहाँ पर तो मैं अकेला ही रहता हूँ, और कौन पूजा, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ऑफिसर कहता है कि रात को हमारे पुलिस स्टेशन में एक लड़की का कॉल आया और उसने बस इतना कहा कि उसका कोई पीछा कर रहा है, सुब्रमण्यम साईनगर, और इसी बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। सुब्रमण्यम कहता है कि अच्छा, मतलब आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर नहीं आए? वह ऑफिसर कहता है ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कौन धमकी दे रहा है? अब सुब्रमण्यम को रात को जिस नंबर से कॉल आया था वो उन्हें दिखाने लगता है। एरिक कंडो जब उसे चेक करता है तो उस लड़की ने जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर और सुब्रमण्यम को जो कॉल आया है वो नंबर सेम टू सेम होता है। सुब्रमण्यम कहता है कि आप पूजा के बारे में जानना चाहते हो ना? ये देखो, पूजा मेरी कहानी की किरदार है और ये कहानी मैं कल रात से ही लिख रहा हूँ। तो दूसरा ऑफिसर उस कहानी को पढ़ने लगता है और उस लड़की ने कॉल करके कंट्रोल रूम में जो भी बताया था कि कोई 3 लड़के उसका पीछा कर रहे हैं, सेम टू सेम वही बात यहाँ पर लिखी होती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ऑफिसर कहता है कि इस आदमी को उठा लो और थाने लेकर चलो। लेकिन सुब्रमण्यम कहता है कि रुकिए, पहले आप मुझे मेरा अरेस्ट वारंट दिखाइए, आप मुझे किस बेसिस पर ले जा रहे हो? मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगते हैं। पर बाहर आने के बाद आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो पूछने लगते हैं कि आप इन्हें कहां पर लेकर जा रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं किया है, देखिए आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। अब कुछ लोग तो इस घटना की वीडियो निकालने लगते हैं। तभी वहां पर वो ऑफिसर आता है और इन सबको धमकी देते हुए कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको जेल के अंदर डाल दूंगा। तभी एक लड़का कहता है कि सर, आप ये बहुत ही गलत कर रहे हो,
इसकी वीडियो बनाकर हम वायरल कर देंगे। लेकिन फिर भी सुब्रमण्यम को वहां से ले जाने लगते हैं। तभी उनके सामने एक न्यूज रिपोर्टर आता है और वो कहता है कि रुकिए, इनका अरेस्ट वारंट दिखाइए। तो वो ऑफिसर चुप हो जाता है। रिपोर्टर कहता है कि इनके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट भी नहीं की है, तो आप इन्हें नहीं ले जा सकते, छोड़िए इन्हें। अब ये देखकर पुलिस भी थोड़ा पीछे हट जाती है, क्योंकि ये सभी लोग उनका वीडियो बना रहे थे और अब बात और भी ज्यादा बिगड़ न जाए, इसलिए पुलिस भी वहां से चुपचाप चली जाती है। वो सभी लोग सुब्रमण्यम से कहते हैं कि सर आप चिंता मत कीजिए, आपको बिना वजह कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। फिर सुब्रमण्यम उन्हें थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं डीजीपी आशा प्रमोद को। वो अपने सीनियर ऑफिसर के साथ बात कर रही होती है कि इलेक्शन से पहले कोई भी छुट्टी नहीं लेगा, सभी लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, किसी भी एरिया से कोई भी लड़ाई का मामला सामने नहीं आना चाहिए। तभी उसका पीए को उसे वीडियो दिखाता है और दोस्तों ये वही वीडियो होती है जिसमें वो ऑफिसर उस लेखक को गिरफ्तार करके ले जा रहा था। आशा तुरंत पूछती है कि ये इलाका किसके अंडर आता है, तो उस एरिया का कमिश्नर कल रात हुई घटना के बारे में उसे सब कुछ बताता है। फिर आशा कहती है कि उस ऑफिसर को मेरे केबिन में भेजो। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं मीडिया में ये न्यूज वायरल हो जाती है कि पुलिस बिना वजह ही शहर के सबसे सीनियर लेखक को गिरफ्तार करके ले जा रही थी और उसके रिलेटेड एक केस की इंक्वायरी चल रही है। यहाँ आशा उस ऑफिसर को डांट रही होती है कि तुमको बिना वारंट के उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए किसने कहा। ऑफिसर कहता है कि मैडम, जिस लड़की ने हमारे पास कंप्लेंट की थी वो लड़की बहुत ज्यादा टेंशन में और घबराई हुई लग रही थी। तो आशा कहती है कि मुझे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाओ। रिकॉर्डिंग में वो लड़की कहती है कि मेरा नाम पूजा है और 3 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं कहाँ पर हुई मुझे पता नहीं है। अब दोस्तों ये आवाज सुनते ही डीजीपी आशा को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये आवाज बिल्कुल भी उसकी बेटी पूजा की तरह लग रही थी। वो तुरंत ही अपने पीए से पूजा को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन पूजा का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। पीए घर पर कॉल करता है, लेकिन पूजा तो कल रात घर पर ही नहीं आई। आशा कहती है कि तो फिर उसके ऑफिस में कॉल करो और पता करो कि वो कहाँ पर है। और आशा उस ऑफिसर को यह भी कहती है कि तुम उस लेखक को गिरफ्तार कर लो। अब उसके कुछ देर बाद वो ऑफिसर लेखक के घर पर पहुंचता है और उसे गन दिखाकर जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है। मीडिया वाले तो पहले से वहां पर मौजूद थे और वो इस खबर को आग की तरफ फैला देते हैं। अब ये सारी न्यूज देखने के बाद आशा को उसके सीनियर का एक कॉल आता है। वो उसे कहते हैं कि तुम अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकती तो पब्लिक की क्या करोगी। उस राइटर के खिलाफ जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं मिल जाता तब तक उसे छोड़ दो। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और कोई भी हंगामा नहीं होना चाहिए। तो आशा ठीक है ऐसा कहकर फोन को रख देती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सुब्रमण्यम को छोड़ दिया जाता है और आशा तुरंत ही उसके घर पर पहुंच जाती है। लेकिन सुब्रमण्यम तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। आशा गुस्से में आकर कांस्टेबल से कहती है कि तुम इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखो, मुझे एक एक पल की खबर होनी चाहिए। इतना कहकर वो मीडिया से बात करने के लिए चली जाती है। आशा कहती है कि मेरी बेटी किडनैप नहीं हुई है, वो छुट्टी पर गई है, 2-4 दिन में आ जाएगी और इस राइटर को हमारे वजह से जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और वहां से जाते वक्त अपने पीए से कहती है कि इस लेखक के बैकग्राउंड के बारे में पता करो और उसका नॉर्मल चेकअप कहकर उसे किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाओ। अब दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि आशा एक सुनसान जगह पर आ जाती है और वो एक कल्याण नाम के आदमी को कॉल करती है। उसे बताती है कि मुझे एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर चाहिए जो कि बहुत ज्यादा होशियार हो। तभी उसी वक्त आशा के पीयू को एरिकुंडू का कॉल आता है और वो कांस्टेबल उसे बताता है कि मैडम उस लेखक ने कुछ लिखा है और वो पढ़कर सुनाने लगता है। डीजीपी ने अपनी बेटी पूजा का पता लगाने के लिए एक अंडरकवर ऑफिसर को हायर किया है जिसका नाम है विक्रम कुमार। और दोस्तों एग्जैक्टली वैसा ही होता है। इस ऑपरेशन को विक्रम कुमार को सौंप दिया जाता है, इसलिए आशा तुरंत ही विक्रम से मिलने के लिए चल जाती है। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और आशा उसे अपनी बेटी पूजा के बारे में बताती है कि मेरी बेटी पूजा राइसन कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट है। जब वो घर पर होती है तब मेरी ड्यूटी होती है, इसलिए हमारा ज्यादा मिलना नहीं होता। आखिरी बार जब मेरी उससे बात हुई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वो किसी फ्रेंड की पार्टी में जाने वाली है, इसलिए मुझे लगा कि वो कल रात लेट घर पर आई और सो गई होगी, इसलिए मैं उसे सुबह बिना उठाए पुलिस स्टेशन आ गई और उसके बाद मुझे इस घटना के बारे में पता चला। अब ये सारी बात सुनने के बाद विक्रम कहता है कि मैडम जिसने भी ये किडनैपिंग की है उसका कोई खास मकसद है, क्योंकि अगर किसी ने पैसों के लिए या फिर आपको तकलीफ देने के लिए पूजा को किडनैप किया होता तो अब तक उनका कॉल आ जाता और उस सुब्रमण्यम के खिलाफ भी हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है। विक्रम आगे यह भी कहता है कि मैडम मुझे इस केस को अपने तरीके से हैंडल करने की इजाजत दीजिए और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते वक्त मुझे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। आशा कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मेरी बेटी पूजा सही सलामत घर पर वापस आनी चाहिए। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम के पास अगर उससे कुछ सवाल जवाब पूछने लगता है और सुब्रमण्यम भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसके जवाब दे देता है। उसके बाद डॉक्टर विक्रम को कॉल करके बताता है कि सर ये आदमी तो बिल्कुल भी नॉर्मल है,
बस इसके दिमाग का क्रिएटिव पार्ट बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन वो आगे होने वाली घटनाएं पहले ही कैसे लिख रहा है इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। इतना कहकर वो फोन को कट कर देता है। अब उसके कुछ देर बाद विक्रम कांस्टेबल एरिकोंडो को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो लेखक अभी क्या कर रहा है। एरिकोंडो बताता है कि अभी वो हल्का होने के लिए टॉयलेट में गया है। विक्रम कहता है कि उससे ज्यादा देर तक अंदर मत रुकने दो और चेक करो कहीं वो अंदर किसी के साथ बात तो नहीं कर रहा। तो कांस्टेबल एरिकोंडो सुब्रमण्यम को तुरंत ही बाहर आने के लिए कहता है, जिससे परेशान होकर सुब्रमण्यम कहता है कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक से हल्का भी नहीं होने देते। अब एरिकोंडो अंदर चेक करता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और वो यही बात विक्रम को बताता है। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं विक्रम पूजा के ऑफिस पहुंचकर वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर मैथ्यू से बात करता है और ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहता है। अब फुटेज देखने के बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूजा शाम को 7:30 बजे अपने दो फ्रेंड के साथ ऑफिस से बाहर निकली थी। उसकी एक फ्रेंड का नाम होता है सोनाली और दूसरी फ्रेंड का नाम होता है रम्या। विक्रम कहता है कि मुझे इन दो लड़कियों से मिलना है और तभी वहाँ पर विक्रम के साथ दो और ऑफिसर जुड़ जाते हैं, जिसमें से लड़की का नाम होता है पल्लवी और लड़के का नाम होता है प्रवीण। अब उसके बाद ये लोग रम्या को बुलाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। विक्रम पूछता है कि तुम्हारा पूजा के साथ रिलेशनशिप कैसा है और कल रात तुम लोग कहाँ पर गए थे। रम्या बताती है कि पूजा हमारे टीम मैनेजर है और हम लोग कल रात किशोर की पार्टी में गए थे। विक्रम पूछता है कि पूजा की बेस्ट फ्रेंड कौन है, उससे कॉल करो। तो अब रम्या अनीता को कॉल करती है। तभी यहाँ पर कांस्टेबल का विक्रम को कॉल आता है और वो उसे बताता है कि सर इस राइटर ने कुछ लिखा है और वो उसे पढ़ने लगता है। विक्रम ने रम्या के साथ पूछताछ शुरू की। विक्रम के कहने पर रम्या ने अनीता को कॉल किया। अनीता TM21 BA 1428 नंबर वाली कार से सफर कर रही है। अब विक्रम उस नंबर को लिख लेता है और दोस्तों यहाँ शॉकिंगली रम्या भी वही सेम टू सेम बात विक्रम को बताती है कि अनीता इसी नंबर वाली कार से यहाँ पर आ रही है। उसके बाद विक्रम रम्या से पूछता है कि कल रात पूजा का बर्ताव कैसा था। रम्या बताती है कि पहले तो वो बहुत अच्छे मूड में थी, लेकिन तभी वहाँ पार्टी में उसका किसी लड़के के साथ झगड़ा हो गया। अब वो लड़का कौन था उसे तो मैं देख नहीं पाई, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल्स किशोर से पता लग सकती है क्योंकि उसी की ये पार्टी थी। अब उसके बाद वहाँ पर अनीता आती है और विक्रम उससे पूछता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो मुझे डिटेल में बताओ। अनीता बताती है कि पार्टी से जब हम लोग घर पर आ रहे थे तो पूजा बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। जब मैंने इसके बारे में उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा और गाने की आवाज बढ़ा दी। तभी मैंने देखा कि एक लड़का हमारी कार का पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी पूजा ने उसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसने मुझे मेरे घर पर छोड़ा और वो वहाँ से चली गई और अब उसके आगे क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। तो विक्रम पल्लवी को उस रोड के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए कहता है। फिर उसके बाद किशोर को बुलाकर उससे पूछताछ करने लगता है। विक्रम उससे पूछता है कि कल रात पार्टी में पूजा का किसके साथ झगड़ा हुआ था। किशोर कहता है कि सर उसका नाम रवि है और वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है। तो विक्रम उसे कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन जब किशोर उसे कॉल करता है तो रवि का फोन स्विच ऑफ आने लगता है। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं प्रवीण विक्रम को कॉल करके बताता है कि साइबर क्राइम लोकेशन के हिसाब से पूजा की कार की आखिरी लोकेशन हमें मिल गई है सर, मैं आपको भेजता हूँ। तो उसके बाद विक्रम और प्रवीण उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पूजा की कार पंक्चर हालत में खड़ी होती है। तभी उनको थोड़ा सा आगे बैरिकेड घसीटने की निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर समझ में आ रहा था कि पूजा ने जब मेन रोड क्रॉस किया तो उसके बाद बैरिकेड लगा दिए गए और फिर उसकी कार को जानबूझकर पंक्चर किया गया। तभी यहाँ पर पल्लवी विक्रम को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि रोड की सीसीटीवी फुटेज से हमें ये बात पता चली है कि वो लड़का पूजा का पीछा कर रहा था, लेकिन उसके बाइक का नंबर फटा हुआ है। तो विक्रम उस नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं डीजीपी आशा बहुत ज्यादा परेशान होकर उस लेखक के घर पर आती है और उसे कहती है कि तुम पहले ये कहानी लिखना बंद कर दो और सीधा सीधा बताओ कि मेरी बेटी पूजा कहाँ पर है। सुब्रमण्यम कहने लगता है कि अच्छा तो आपकी बेटी का नाम पूजा है, लेकिन उसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ये तो मैं जो कहानी लिख रहा हूँ उस कैरेक्टर का नाम है पूजा। तब आशा गुस्से में कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो सुब्रमण्यम कहता है कि ठीक है, फिर अगर मेरे कहानी लिखने से ये सब कुछ हो रहा है तो मैं आगे की कहानी नहीं लिखूंगा। अब उसके अगले सीन में हम पल्लवी और विक्रम को एक सुनसान जगह पर देखते हैं। वहां पर उन्हें कुछ सामान पड़ा हुआ मिलता है। तो विक्रम यहाँ पर तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुलाने के लिए कहता है। तभी यहाँ कांस्टेबल विक्रम को कॉल करके बताता है कि सर डीजीपी मैडम यहाँ पर आई है। तब विक्रम आशा से बात करता है और उससे पूछता है कि मैडम आप वहाँ पर क्यों गई। आशा कहती है कि विक्रम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, तुम जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को ढूंढ दो। और अब उसके बाद आशा सुब्रमण्यम से कहती है कि सुब्रमण्यम तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, देखो मैं तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे दूंगी, बस मेरी बेटी कहाँ पर है ये बता दो, प्लीज मेरी बेटी को वापस लौटा दो।
लेकिन सुब्रमण्यम कहता है कि मैडम मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। यहाँ इस तरफ विक्रम पल्लवी से कहता है कि डीजीपी की बेटी को किडनैप करने की हिम्मत किसमें आई। अभी हमें अचानक पूजा की कार मिल गई, उसका फोन भी एक्टिव आ रहा है लेकिन हम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे। 1 साल पहले इसी जगह पर एक रेप की घटना हुई थी और सेम उसी जगह पर हमें ये पूजा का सामान भी मिला है। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ कोई प्लानिंग से कर रहा है और हमें घुमा रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है अब इसका ही पता हमें लगाना होगा। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं राइटर लिखता है कि 3 लोगों ने किसी लड़की को ब्रिज से नदी में फेंक दिया। अब ये देखते ही आशा और विक्रम उस जगह पर पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। पहले वहां पर विक्रम पहुंचता है और वो गोताखोरों को उस बॉडी को ढूंढने के लिए कहता है। तभी वहां पर कांस्टेबल बताते हैं कि इस मछुआरे ने उन 3 लोगों को देखा और हमें कॉल किया था, लेकिन उन लोगों ने मास्क पहना हुआ था इसलिए वो उनका चेहरा देख नहीं पाया। अब ये सब कुछ बताकर वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी गोताखोरों को एक लड़की की बॉडी मिल जाती है। ये लोग उस बॉडी को ऊपर निकालते हैं और सबको ऐसा लग रहा था कि ये बॉडी डीजीपी की बेटी पूजा की हो सकती है। अब हम देखते हैं कि डीजीपी आशा भी वहां पर पहुंचती है और वो उस लड़की को देखती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पूजा नहीं बल्कि कोई और लड़की है। अब वहां से गुस्सा होकर रात को ये सभी लोग सुब्रमण्यम के घर पर आते हैं। विक्रम तो सुब्रमण्यम को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है, लेकिन तभी आशा बीच में आकर उसे रोक देती है। विक्रम कहता है कि मैडम मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं इसकी ऐसी धुलाई करूंगा कि ये सब कुछ उगल देगा। लेकिन आशा कहती है कि अगर इससे कुछ हो गया तो मुझे ऊपर जवाब देना होगा, तुम गुस्सा मत करो। तो विक्रम बहुत ज्यादा परेशान होकर बाहर आ जाता है। आशा भी वहां पर आती है और उसे कहती है कि मुझे भी उसे मारने का मन कर रहा है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम इस केस को शांति से सॉल्व करो। अब विक्रम अंदर जाकर सुब्रमण्यम से कहने लगता है कि तुम अभी के अभी मेरे सामने आगे की कहानी लिखना शुरू कर दो। लेकिन सुब्रमण्यम कहता है कि मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, जब मुझे कोई आइडिया आता है तभी मैं लिखूंगा। तो विक्रम उससे कहता है कि तुम्हें जितना टाइम लेना है उतना दो, लेकिन मेरे सामने लिखो। तो अब सुब्रमण्यम बैठ जाता है और अब ऐसे ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं। अब देर से सुब्रमण्यम कुछ लिखने लगता है। एक कैब तेजी से पुलिस स्टेशन पहुंची। ड्राइवर ने अंदर जाकर कंप्लेंट की कि एक लड़की को किसी 4 लोगों ने किडनैप कर लिया है। तो अब ये देखने के बाद कांस्टेबल एरिकोंडो सभी थानों को अलर्ट करके अनाउंसमेंट करने लगता है कि किडनैपिंग का कोई भी केस आया हो तो तुरंत ही हमें बता दे। अब उसके कुछ देर बाद विक्रम और आशा उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर वो कैब ड्राइवर नहीं होता। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस लड़के ने वहां पर एक नोटिस छोड़ी है, तो वो तुरंत ही उसे देखने लगते हैं। तो वो 1 साल पहले का कंप्लीट नोटिस होता है। उसके अंदर लिखा होता है कि मेरा नाम रवि है और मैं एक कैब ड्राइवर हूँ। रात को जब मैं एक लड़की को उसके लोकेशन पर छोड़ने के लिए जा रहा था तो कुछ लड़कों ने हमारी कार को रोका और हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब ये देखने के बाद कार के अंदर बैठी हुई जननी नाम की लड़की बाहर आ गई और उसने लड़ाई रोककर यहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन उन लड़कों ने कैब ड्राइवर को मार मार कर जख्मी कर दिया और जननी को जबरदस्ती पकड़कर वहां से ले गए। उसके बाद रवि ने खुद को संभाला और वो यहाँ पर कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में आ जाता है। अब यहाँ प्रेजेंट में उस कैब ड्राइवर की कार के डिटेल्स निकलवा कर उस रवि के बारे में पता किया जाता है। विक्रम वहाँ के कांस्टेबल को वो फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या अभी यहाँ पर कंप्लेंट लिखवाने के लिए यही लड़का आया था? और वो कांस्टेबल कहता है कि हाँ सर यही आदमी था। लेकिन जब आशा उस फोटो को देखती है तो वो तो शॉक ही रह जाती है। वो कहती है कि नहीं यह आदमी नहीं हो सकता क्योंकि इसे तो मरे हुए 1 साल हो गया है। अब विक्रम पूछता है कि आप इसे कैसे जानते हो मैडम? तो आशा चुप हो जाती है। विक्रम कहता है कि लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रही है। तभी आशा का पीए कहता है कि मैडम चलो इसे बता देते हैं। विक्रम कहता है कि अगर आप लोग मुझसे बातें छुपाएंगे और अगर आपकी बेटी पूजा को इसमें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तब आशा का पीए बताने लगता है कि 1 साल पहले ये रवि यही कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन आया था, लेकिन ये एक लड़की का मामला था इसलिए पुलिस ने उसके ऊपर शक किया और उसे वहीं पर बिठा कर रखा। अब उसके अगले दिन वही लड़की एक जगह पर बेहोश हालत में मिली। उसका गैंग रेप किया गया था इसीलिए उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। उसके बाद ये केस आशा मैडम को सौंप दिया गया जो उस समय कमिश्नर थी। आशा उस लड़की को देखने के बाद मीडिया वालों को बताती है कि हम उन दरिंदे अपराधियों को जल्दी पकड़ लेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अब उसके कुछ देर बाद आशा को एक कॉल आता है। एक बहुत ही अमीर आदमी उसे कहता है कि इस केस में मेरा बेटा सिद्धार्थ भी है इसलिए इन सब में उसका नाम नहीं आना चाहिए। आशा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो अमीर आदमी कहता है कि आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। अगर आप हमारी बातें मानेंगे तो हम आपको डीजीपी तो जरूर बना देंगे। और ये सुनने के बाद आशा कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब उसके कुछ देर बाद में हमें एक न्यूज मिलती है कि हॉस्पिटल में एडमिट की गई जनी नाम की लड़की की मृत्यु हो गई है।
उसके बाद रात को हम देखते हैं रवि को उसी जगह पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर जननी के साथ वो गलत काम हुआ था। आशा रवि से पूछने लगती है कि क्या ये वही लड़के हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ गलत काम किया। रवि कहता है कि हाँ मैडम, ये वही लोग हैं। तभी अचानक आशा गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देती है और उसके अगले ही पल में रवि को भी गोली से शूट करके उसे भी मार देती है। उसके बाद रवि के कंप्लेंट लेटर को छुपा दिया जाता है और इस केस का सारा इल्जाम रवि के ऊपर डाल दिया जाता है। अब उसके अगले दिन लोगों को वो लाशें उसी जगह पर मिलती है जहाँ पर जननी के साथ वो गलत काम हुआ था और शहर के लोग, मीडिया वाले कमिश्नर आशा की तारीफ करने लगते हैं कि उन्होंने इन लोगों को मारकर जननी को इंसाफ दे दिया। अब दोस्तों हम प्रेजेंट में आते हैं और इस वजह से आशा कह रही थी कि वो लड़का रवि जिंदा नहीं हो सकता क्योंकि 1 साल पहले उसने खुद उसे मारा था। अब आशा विक्रम से कहती है कि मुझे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, तुम बस मेरी बेटी को ढूंढ दो। तो अब उसके बाद विक्रम रवि के केस की फाइल को पढ़ने लगता है। फिर वो उसके घर पर चला जाता है। रवि का घर तो बंद था और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। उस घर में बस रवि की एक फोटो लगी होती है। अब ये देखने के बाद विक्रम वहाँ से जाने लगता है। तभी प्रवीण उसे कॉल करके एक BMW कार की डिटेल्स बता देता है और ये डिटेल्स उस अमीर बाप के बेटे के कार की थी। तो अब यहाँ पर विक्रम उस कार के लोकेशन का पता लगा लेता है और सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि वो जगह बहुत ज्यादा सुनसान होती है और तभी अचानक एक कार विक्रम के ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि उस कार के अंदर पूजा होती है और उसके फ्रंट सीट पर सिद्धार्थ नाम के लड़के को बांध कर रखा गया था। फिर विक्रम जैसे तैसे करके उस कार को रोक लेता है और उन दोनों को बाहर निकालता है। इतने में वहाँ पर पल्लवी भी आ जाती है और विक्रम उसे पूजा को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। अब उस कार की मदद से विक्रम उस लोकेशन का पता लगा लेता है जहाँ से ये कार आई थी। वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंचकर हमला कर देता है और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। विक्रम अंदर जाकर कुछ लोगों को पकड़ लेता है और दोस्तों इन्हीं लोगों ने ये सब कुछ प्लान करके किया था। इन लोगों ने बहुत ही चालाकी से विक्रम के मोबाइल में एक माइक्रो डिवाइस लगा दिया था जिसके जरिए उसकी सारी बातें जान रहे थे और उस राइटर सुब्रमण्यम को बता रहे थे। उन्होंने बाकी के लोगों पर भी नजर रखी हुई थी और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी उसी तरीके से ये सारी बातें राइटर सुब्रमण्यम को बता रहे थे। इसलिए कोई भी घटना होने से पहले वो सब कुछ वैसा ही लिख रहा था। अब विक्रम उनसे कहता है कि तुम लोग सच में बहुत ज्यादा चालाक हो, लेकिन मैं एक IPS हूँ। बताओ अब तुम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जो कर रहा था वो रवि का जुड़वा भाई राहुल होता है। जी हाँ दोस्तों, राहुल अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर पर वापस आता है तो उसके पिताजी सुब्रमण्यम उसके भाई रवि की मौत के बारे में उसे बता देते हैं। जब राहुल इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है तब उसे सब कुछ पता चलता है कि ये सब कुछ कमिश्नर आशा ने किया है उस अमीर बाप के बेटे सिद्धार्थ को बचाने के लिए। तो दोस्तों अब अपने भाई रवि की मौत का बदला लेने के लिए राहुल ने यह सब कुछ प्लान किया था। वो आशा को सबक सिखाना चाहता था जो कि अब DGP बन गई थी। इसलिए उसने आशा की बेटी पूजा को किडनैप करवाया और उस अमीर बाप के बेटे सिद्धार्थ को भी, ताकि उसका भाई बेगुनाह है ये बात सारी दुनिया को पता चले। अब दोस्तों ये सारी बातें जानने के बाद विक्रम DGP आशा के पास पहुंच जाता है। यहाँ अपनी बेटी पूजा को घर पर वापस देखकर आशा बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन विक्रम उसे कहता है कि मैडम आपके बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आपने सिद्धार्थ को बचाकर DGP बनने के लिए ये सब कुछ किया। तो अब ये सब कुछ जानने के बाद आशा विक्रम से कहती है कि विक्रम तुम बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, इसके बदले में मैं तुम्हें इतने ज्यादा पैसे दूंगी कि तुम्हें और कोई नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों विक्रम को यहाँ पर यह भी बात पता चली थी कि उस दिन जब जननी को अस्पताल में एडमिट किया गया था तब DGP आशा ने ही मशीन में कुछ गड़बड़ कर जननी को मार दिया था, क्योंकि अगर जननी ठीक हो जाती तो वो उन गुनहगारों को पहचान लेती। लेकिन DGP आशा ने तो सिद्धार्थ को बचाने के लिए उन किडनैपर का एनकाउंटर कर दिया था। अब विक्रम यहाँ पर आशा से कहता है कि मैं इन सब के बारे में आपको सोचकर बताता हूँ, और इतना कहकर विक्रम वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं उस सिद्धार्थ का अमीर बाप विक्रम को कॉल करता है और उसे कहता है कि विक्रम मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ और मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर विक्रम सुब्रमण्यम, राहुल और सिद्धार्थ को एक जगह पर लेकर जाता है और उन्हें कहता है कि बोलो तुम लोगों के साथ क्या किया जाए। तब यहाँ पर राहुल कहता है कि मैंने तो ये सब कुछ मेरे भाई रवि को इंसाफ दिलाने के लिए किया। मैं तो उन्हें बेगुनाह साबित करना चाहता था ताकि DGP आशा का असली चेहरा दुनिया के सामने आए। लेकिन सर आप इस सिद्धार्थ को मार दीजिए, इसने उस बेगुनाह लड़की जननी का रेप किया है, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन तभी सिद्धार्थ कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते,
मेरे पापा तुम लोगों को पैसों में यूं खरीद लेंगे, तुम लोग तो सारे के सारे एक नंबर के टट्टू हो। लड़कियों को पकड़कर उनके साथ मजे करना ये तो मेरी पुरानी आदत है, लेकिन उस दिन वो लड़की जननी क्या माल थी, उसके साथ करके मुझे बहुत मजा आया। ऐसे कितनी लड़कियों के साथ मैं कांड कर चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों ये सारी बातें सुनने के बाद विक्रम को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे लात मारकर पानी में फेंक देता है और गोलियों से धड़ाधड़ शूट करके सिद्धार्थ को जान से मार देता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और ट्विस्ट रिवील होता है। हमें पता चलता है कि जननी और विक्रम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। उस रात जननी किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रही थी और विक्रम उसे छोड़ने के लिए भी आया था। उसके बाद जननी रवि नाम के लड़के के कैब में बैठकर जाने लगी, लेकिन दोस्तों रास्ते में बेचारी जननी के साथ वो रेप का हादसा हो गया और उसके अगले दिन उस हॉस्पिटल में उसकी जान भी चली गई। अब विक्रम को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है तो उससे बहुत ज्यादा दुख होता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है। विक्रम कोई अंडर कवर एजेंट नहीं होता, वो एक आईपीएस होता है और उसने ये सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड जननी का बदला लेने के लिए किया था। अब कहानी के एंड में हम देखते हैं कि विक्रम डीजीपी आशा के रिकॉर्ड की गई वीडियो न्यूज चैनल पर वायरल कर देता है। मतलब कि जब आशा और विक्रम एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे उस वक्त विक्रम ने आशा की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और इस वजह से डीजीपी आशा का असली चेहरा सभी लोगों के सामने आता है। और आशा की बेटी पूजा जब इस न्यूज को देखती है तो वो अपनी माँ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ जनता की रक्षक है, लेकिन पोजीशन पाने के लिए उसने एक लड़की के साथ ऐसा किया और एक अमीर बाप के लड़के को ऐसे ही छोड़ दिया। ये देखने के बाद पूजा अपनी माँ को छोड़कर वहां से चली जाती है। उसके बाद डीजीपी आशा को पछतावा होने लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो एक कमरे के अंदर जाती है और खुद को गोली मार देती है। इस तरह से दोस्तों ये क्राइम थ्रिलर केस यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।